तो भी लास्ट क्लास में कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है उसके कारण से वर्क डन और नॉन कंजर्वेटिव का भी हमने देख लिया था, वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो उससे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो समझ लें। पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की खास बात कि इट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यू कैन से कि हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी, हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट इज डिफाइंड इन कंजर्वेटिव फील्ड ओनली, इट इज डिफाइंड इन कंजर्वेटिव फील्ड ओनली। जो कंजर्वेटिव फील्ड है उसी में डिफाइन करेंगे इसको, उसी में डिफाइंड है ये। अगर आपको अक्सर नॉन कंजर्वेटिव अगर फील्ड है तो क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है? नहीं, उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is more significant rather than potential energy। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए कंजर्वेटिव फील्ड भी होना चाहिए और एक आपके पास रेफरेंस लेवल भी होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रहे। वी नीड सम रेफरेंस लेवल टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए? एक रेफरेंस लेवल की आवश्यकता है। आपने जो 9th 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि आप पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला आपने ये जरूर पढ़ा होगा सभी बच्चों ने, m × g × h। अरे पढ़ा है, किसी भी पार्टिकल का अगर h हाइट पे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या लिखते हो? mgh। लेकिन ये हाइट कहाँ से मेजर की जाएगी? इसी को क्या कहते हैं? रेफरेंस लेवल। क्या वो आपने तो अब तक जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि रेफरेंस लेवल क्या रहेगा? ग्राउंड। क्या ग्राउंड के अलावा भी कोई और रेफरेंस लेवल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अरे बिल्कुल हो सकता है, ग्राउंड के अलावा भी रेफरेंस लेवल हो सकता है। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए किसकी आवश्यकता है? आपको रेफरेंस लेवल की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए। क्लियर है ये? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अलग अलग तरह की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। सबसे पहले जो है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो हमें पढ़नी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा है आपका स्प्रिंग एनर्जी, ये दो एनर्जी अभी हमें पढ़नी है। इसके अलावा और बहुत है, 12th में जब आप पढ़ोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी आ जाएगा, वो सब आएगा। बट फिलहाल हमें यहाँ कौन सी दो एनर्जी पढ़नी है? एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी स्प्रिंग एनर्जी। चलो, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी आएगा कहाँ कि जब भी आप कोई वर्क डन करेंगे या कोई भी एक्सटर्नल वर्क डन होगा तो वो जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई वो क्या हुआ? एनर्जी जो भी ट्रांसफ़र हुई वो किसी ना किसी फॉर्म में क्या होगी? बॉडी के पास स्टोर होगी। दैट स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ये बात? जैसे कि मान लिया कि कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करें, आप मान लो कि कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, बड़े आसानी से आप रिलेट कर लोगे इस चीज़ को कि अगर आप ऐसा करते हो, ये कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये लो,
आपने इधर इसको क्या किया, पुश किया। जैसे ही आप इसको पुश करोगे ये अपनी पोजीशन ब्लॉक चेंज कर लेगा और लेटेस्ट से कि वो यहाँ आ गया। अब अगर आप यहाँ से आप जो फोर्स लगा रहे थे, आप जो इसको पुश कर रहे थे, अगर वो फोर्स आप हटा लें तो क्या होगा, क्या ये ब्लॉक वहीं का वहीं रुक जाएगा? क्या कहाँ आएगा? ये वापसी से इधर आना शुरू करेगा। क्या इसको वापसी में इधर लाने के लिए आपका कोई योगदान अब है क्या? ना। लेकिन फिर भी क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है क्या? इसका मतलब क्या हो रहा है, वो वर्क डन कर रहा है। कहाँ से आया ये एनर्जी उसके पास काम करने के लिए? वो जो आपने जब इसको क्या किया, पुश किया, तो आपने अपनी एनर्जी को क्या किया, उस स्प्रिंग को एनर्जी ट्रांसफर कर दी। आपने जो वर्क डन किया है वो किस फॉर्म में स्टोर हो गया? दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा ऐसा होगा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू और dWc इज इक्वल टू माइनस du। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस कि WC इज इक्वल टू माइनस ऑफ UF माइनस UI, और यू कैन राइट WC इज इक्वल टू UI माइनस UF। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म जो हमें काम आएगी वो ये वाली फॉर्मेट ही रहती है, dWc बराबर माइनस ऑफ du या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा u। ये डेल्टा u क्या चीज है? ये डेल्टा u क्या चीज है भैया, बताओ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या चीज है ये? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वही इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इंपॉर्टेंट है। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। ये रिजल्ट अब अपने को याद रहना चाहिए। क्लियर है? आप चाहो तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो कि WC इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ du। अगर आपको इंटीग्रेट भी करना पड़े तो आप इस तरीके से कर सकते हो इसको। ठीक है? यहां से एक और रिलेशन भी देख सकते हो बेटा आप। ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यहां से ऐसे देखो कि आपने जो ये लिखा कि dWc इज इक्वल टू माइनस ऑफ du, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। WC को क्या लिख सकते हो आप? FDR इज इक्वल टू माइनस ऑफ du, और F अगर कांस्टेंट है, F में बाहर ले आता हूं तो इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ du बाई dr। क्या इस तरह का रिलेशन पढ़ा है अभी तक हमने कि F बराबर क्या होगा? माइनस ऑफ du बाई dr। F बराबर माइनस ऑफ du बाई dr। मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ बेटा दोनों साइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया फिर से आपके पास कि F इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई dr। ये लिखें जरा एक बार, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाई dr। आप कहोगे सर ये du बाई dr क्या चीज है? du बाई dr क्या चीज है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ये क्या चीज है बेटा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। इसी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। क्या बोलोगे भैया इसको? पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड जहां भी आएगा इसका मतलब वो जो चेंज की बात हो रही है वो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। वो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो सकता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। ग्रेडियंट का मतलब अपने आप में किससे रिलेटेड है? लेंथ से रिलेटेड है। अगर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट का है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। अगर कहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। जो भी वो कहा जाए इसका मतलब लेंथ के साथ हो रहा है ग्रेडियंट का मतलब। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। F बराबर माइनस du बाई dr। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर सब कुछ कांस्टेंट है तो F इज इक्वल टू माइनस du बाई डेल्टा r। ये एक और फॉर्मेट आ गई आपके पास।
u इज फंक्शन ऑफ x ओनली। अगर u किसका फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है, तो उस केस में भैया फोर्स भी सिर्फ x एक्सिस के अलोंग होगी, एंड दिस रिलेशन कैन बी रिटन एज du बाई dx। और आप डायरेक्शन के लिए आई कैप साथ लगा सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ x पे है, तो यानी कि फोर्स सिर्फ और सिर्फ किसके अलोंग एग्जिस्ट करेगी, वो किसके अलोंग, x एक्सिस के अलोंग, इसलिए आई कैप लगा दिया। अगर वो y एक्सिस के अलोंग भी y रीजन में भी एग्जिस्ट करती है, वो अगर कहाँ एग्जिस्ट करती है, y वाले एक्सिस के अलोंग भी रहता है, तो उस केस में क्या लिख दोगे, माइनस ऑफ du बाई dy। और अगर z में है तो f इज इक्वल टू माइनस du बाई dz। यहाँ पे आप j कैप लगा सकते हो और यहाँ पर आप k कैप लगा सकते हो। अगर सिर्फ x का फंक्शन है तो ये कर दिया, y का है तो सिर्फ y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे u का। ये नेगेटिव साइन लगाना मत भूलना, ये क्या नहीं भूलना, ये जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को नहीं भूलना है। अरे आई बात समझ में, क्योंकि ऑप्शन में क्या होगा, मान लिया कि फोर्स की वैल्यू आ रही है 6 न्यूटन, तो पक्का क्या देगा, 6 आई कैप और माइनस 6 आई कैप, उसका ध्यान रखना है आपको कि ये नेगेटिव साइन ना भूलें आप। ये तो बड़ा सिंपल सा केस हो गया यार। आपको ये ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि सर किसी रीजन के अंदर u बराबर 2x² है, फोर्स बताइए, क्या इस तरह का सवाल करने में कोई दिक्कत है क्या? अरे u बराबर क्या लिख दिया आपको, 2x²। यू हैव टू फाइंड, मान लिया कर लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन कि फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स एट 2,4। फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स एट 2,4। तो भैया वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप ये बात जान रहे हो कि u सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है, अरे किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है ना। तो f इज इक्वल टू क्या लिख दो बेटा बताओ, माइनस ऑफ du बाई dx आई कैप। f इज इक्वल टू माइनस du बाई dx आई कैप। f इज इक्वल टू माइनस ऑफ d बाई dx, u की वैल्यू ये रही 2x² और ये आई कैप, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया बेटा, 4x आई कैप। अब उसने कहा है 2,4, क्या 4 y एक्सिस के अलोंग तो क्या नहीं हो रहा, जो मर्जी करवा लो, उसके अलोंग तो क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा, फोर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसके अलोंग तो पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 4 की जगह ही नहीं रखोगे कहाँ पे, तो सिर्फ x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, कितना, x की जगह क्या लिख देंगे आप लोग, 2 लिख दो बेटा। तो -4 इंटू 2 एक और आई कैप साथ में -8 आई कैप न्यूटन। क्या यहाँ पे x² की जगह अगर y² लिख दे तो भी हो जाएगा सवाल, और z लिख दे तो भी क्या हो जाएगा सवाल, बड़ी आसानी से हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत अब आएगी, देखो बेटा कहाँ, अगर मैं आपको कहूँ कि u जो है आपका, u जो है u इज फंक्शन ऑफ x, y एंड z। आप ये मान लीजिए इस कॉन्सेप्ट पे जब भी सवाल आता है, नीट में बहुत ज़्यादा बार आता है, आप नीट के PYQs देखेंगे तो इस टॉपिक पे आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये वाला नहीं आता, बड़ा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट जो आप 12th में आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ेंगे, बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट, सेम एज इट इज सारा कर रहे होंगे। तो अगर वो x, y और z का फंक्शन आ जाए, मान लिया कि यूं लिख दिया किसी ने कि सर u इज इक्वल टू x² y z, और अब आपसे कही कि अब आप फोर्स बताओ, तो इसका मतलब भैया क्या हो रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो x एक्सिस के अलोंग भी है, y एक्सिस के अलोंग भी है और z एक्सिस के अलोंग भी है। अरे x, y और z, लेकिन अब इसका डिफरेंशिएशन करे कैसे, इस तरह वाले क्वेश्चंस को करे कैसे, तो भैया कैसे करेंगे, देखो पहले आप f इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ल u बाई कर्ल x आई कैप माइनस कर्ल u बाई कर्ल y j कैप माइनस कर्ल u बाई कर्ल z k कैप। अब आप कहोगे सर ये क्या कर्ल क्या किए जा रहे हो आप, ये जो है, ये जो साइन है बेटा, दिस इज द साइन ऑफ कर्ल, इसको कर्ल बोलते हैं, और इसको अगर आप इंजीनियरिंग आगे करेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ये बेसिकली इट्स सिंबल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन,
ये जो कर्ल u बाई कर्ल x है, ये क्या है बेटा, कर्ल u बाई कर्ल x, ये बेसिकली क्या चीज है, दिस इज योर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में क्या है ये, पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो बाकी के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको क्या मान लिया जाएगा, कांस्टेंट। मानो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कौन कौन कांस्टेंट रहेगा, y और z, यानी कि इट्स नथिंग, इट्स सिंपली डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, keeping y and z कांस्टेंट। y और z को कांस्टेंट मानते हुए आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अरे y और z को क्या करना है, कांस्टेंट मानना है, और फिर बचे हुए पार्ट का बच कौन गया, फिर x ही बच गया, उसका डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा, ये जो आया बेटा कर्ल u बाई कर्ल y, ये क्या चीज है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। जब आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिंपली क्या बन जाएगा बेटा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, कीपिंग x एंड z कांस्टेंट, कीपिंग x एंड z कांस्टेंट। x और z क्या रहेंगे उस दौरान, कांस्टेंट रहेंगे। जब आप z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उस टाइम पे बेटा क्या होगा, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन किसका, u का, किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में। और जब आप z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कौन कौन कांस्टेंट रहेगा, x एंड y। अरे कौन कौन कांस्टेंट रहेगा, x एंड y। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल डिफरेंशिएशन है। क्या है ये, सिंपल डिफरेंशिएशन जैसे आप करते थे। नोट कर लिया, ये करो जल्दी नोट करो। इसको भी लिख लो चाहिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, कीपिंग x एंड y कांस्टेंट। क्या हो गया भैया, ये वहीं से तो आया है जो हमने कहा, ये डिराइव कहाँ से किया, ये बात देखो। WC बराबर कहाँ से शुरुआत हुई थी आज की क्लास की, WC इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा U। अब आप कहोगे सर ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया आपने, तो जरा आप एक बात देखो कि अगर आप जरा ध्यान से देखना बेटा, सही बिल्कुल सही सवाल पूछा कि सर ये नेगेटिव क्या जो मन में आ गया तो ऐसे लगा दिया क्या आपने, ना ऐसे नहीं लगाया। मान लो कि बेटा आप इस पर इधर फोर्स लगा रहे हो, दिस फोर्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। ये किसने लगाया, ये आपने किया है, ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स जब लगी तो इसके कारण फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। इसका वर्क डन कैसा आएगा, अरे इसका वर्क डन पॉजिटिव। लेकिन उसी दौरान स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रही है, इस तरफ। क्या स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है, हाँ बिल्कुल, स्प्रिंग कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। जब इसने इधर फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इधर हुआ, एंगल कितना आया 180, तो इसलिए कैसा रिलेशन आया। क्या ये और ये वर्क डन रिलेट किए जा सकते हैं, बिल्कुल। इसने जो वर्क डन किया वही तो कहाँ स्टोर हुआ है, इसके पास, इसका खर्च हुआ और इसका क्या हो गया, स्टोर हो गया। इसलिए किसका साइन आ गया, एक नेगेटिव का साइन आ गया, ठीक है। वो ही नेगेटिव साइन, क्योंकि डिराइव वहीं से हुआ है, सारी चीजें आई वहीं से, इसलिए वही नेगेटिव साइन चलता आ रहा है। क्लियर है ये, चलो अब ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन हमने शुरू किया था इसको देखते हैं। तो बड़ा सिंपल है ये, इस तरह के क्वेश्चंस को करना। देखिए जरा देखिए,
इस क्वेश्चन में आपको u की वैल्यू दे दी गई है और पूछा गया है व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। वो कोई पॉइंट भी दे सकता है, मान लिया कि f पूछा है आपसे, f पूछ लिया 1,1,1 पे पूछ लिया कि ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स क्या होगा। देखो जरा पहले एक्सप्रेशन लिख लें, बोलो बेटा f बराबर माइनस ऑफ कर्ल u बाई कर्ल x आई कैप माइनस कर्ल u बाई कर्ल y j कैप माइनस कर्ल u बाई कर्ल z k कैप माइनस कर्ल u बाई कर्ल x आई कैप माइनस कर्ल u बाई कर्ल y j कैप एंड माइनस कर्ल u बाई कर्ल z k कैप। देखो भैया ये डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होना है, अरे किसके रिस्पेक्ट में, x। अगर x के रिस्पेक्ट में होना है तो कांस्टेंट कौन कौन हो जाएगा, y और z। तो भैया y और z को तो रखो बाहर और अब सीधा सीधा किसका डिफरेंशिएशन होना है, x स्क्वायर का। आई कैप लगाना नहीं भूलना। माइनस ऑफ किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, अब y के रिस्पेक्ट में, तो किस किस को कांस्टेंट मान लिया जाए, x और z वाले। तो x का तो क्या है बेटा x स्क्वायर और z एट इट इज डी बाई डी वाई, किसके रिस्पेक्ट में, किसका डिफरेंशिएशन, y का ही करना है। j कैप लगाना नहीं भूलना है। माइनस ऑफ, अब आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, z के रिस्पेक्ट में, तो x स्क्वायर और y दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। x स्क्वायर इंटू वाई डी बाई डी जेड ऑफ z एंड k। डन। देखो माइनस वाई जेड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आई कैप एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर जेड और y का डिफरेंशिएशन 1, अरे y का y के रिस्पेक्ट में 1 j कैप माइनस एक्स स्क्वायर y और z का अगेन क्या हो गया, z के रिस्पेक्ट में 1 और ये k कैप। तो ये आपका एक्सप्रेशन क्या आ गया, ये एक्सप्रेशन आपका आया माइनस 2xyz आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर जेड जे कैप एंड माइनस एक्स स्क्वायर वाई के कैप। ये तो जर्नल एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन आपको पॉइंट दे रखा है कि कहाँ बताना है आपको, 1,1,1, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ क्या पुट कर दो 1, y की जगह y का कोऑर्डिनेट वो भी बाई चांस यहाँ 1 है और z की जगह भी 1, वो पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। देखो माइनस ऑफ 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 आई कैप माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 1 जे कैप माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर इंटू 1 के कैप एंड इट कम्स आउट टू बी माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ये x कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, ये y कंपोनेंट ऑफ फोर्स है और ये आपका z कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट, ये 3 कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स आएंगे। क्या इस तरह के और जो सवाल है वो किए जा सकते हैं क्या सभी में यही कॉन्सेप्ट होगा, क्या और ऐसे सवाल करवाने की आवश्यकता है? आप खुद से इस तरह के क्या करें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें। आपको अपने मॉड्यूल्स में बहुत क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतना ही करते हैं।